गेट लगा दीजिए। इधर आ जाओ बेटी, अगर निकल जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार बच्चों। सुप्रभात। नमस्कार सर। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया सर। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सुकन्या सर। ना लगाए बस। चलो स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। Recording in progress. हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को स्टार्ट किया था। आज वापस से एक 5 मिनट में उसका पूरा रिवीजन करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिर हम उसी से आगे बढ़ेंगे। जो हम कल पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल क्या पढ़ा था फटाफट उसको देख लेते हैं विदिन 5 मिनट्स। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने कहा था जे एडवांस के सिलेबस में तो है नहीं, जे मेंस में है, नीट में है। सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, इन सबको आप पूरा पढ़ लेते हो, एक या दो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है पेपर में। थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए भी। अगेन आई रिपीट कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल है इन विच यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज, इन विच यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। आप चार्ज को कंट्रोल कर सकते हो, चार्ज को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोलिंग पावर ओवर द करंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इज मच हायर देन दैट ऑफ कंडक्टर। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल किया था। मेटल को मैंने क्लासिफाई किया था इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को वैसे मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूं। तो मैंने कंडक्टर को कहा था, कंडक्टर यानी कि चालक, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, और इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तो चालक ऐसे मटेरियल होते हैं इनके लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। सबसे जरूरी बात जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, टेंपरेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो टेंपरेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी तो बढ़ती है in case of conductor, while in case of semiconductor this alpha is negative. So what आगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी घटेगी, रेसिस्टिविटी टेंपरेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे मटेरियल को हमने कहा था सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल को हमने क्या कहा था, सेमीकंडक्टर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के आगे। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? फिर मैंने कहा था, फिर हमारी चर्चा स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के ऊपर। इसमें कुछ लोगों को डाउट था, मैं आज इसको वापस से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। Electrostatic energy for a two charge particle system separated by a distance of r, it is defined as k q1 q2 divided by r। अब वापस से अपने डिस्कशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने कल खत्म किया था। आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसकी आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वो सेल कहीं भी हो सकती है, मैंने हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से r डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, एट डिस्टेंस r। तो ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। अगर नाभिक के ऊपर चार्ज की बात की जाए, नाभिक के ऊपर अगर चार्ज की बात की जाए तो
तो नाभिक के ऊपर चार्ज कितना होता है Zd, और चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नाभिक के अंदर कौन होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। कितना चार्ज होगा Zd होगा, Zd होगा, कितना होगा Zd। Z यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर, Z यहाँ पे डिनोट कर रहा है बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। तो अगर आप इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगी के जेड ई अपॉन आर माइनस इसकी वजह से, तो ये आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका जो ग्राफ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द आर वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। आपने देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना था विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर यहाँ कहीं हम मानते हैं कि यहाँ दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस का पोजीशन है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास में जो क्लोजेस्ट सेल होगी वो R1s होगी, 1s होगी, पहली सेल होगी 1s, कौन सी सेल होगी बेटा 1s, और 1s के करस्पॉन्डिंग जितनी आपके पास एनर्जी होगी उसको कहते हैं E1s। दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ 1s, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ 1s, एनर्जी लेवल ऑफ 1s। अगर इस एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो A से लेके B तक मूव कर सकता है। ऐसे ही आप 2s की बात करोगे तो ये E2s है, ऐसे अगर आप 2p की बात करोगे ये E2p है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो ये एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, और ऊपर बढ़ोगे तो एनर्जी लेवल बहुत पास आते हैं, जनरली ओवरलैप करने लग जाते हैं, बहुत ऊपर आप जाओगे, बहुत दूर जाओगे तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है। ये एनर्जी कम है एक सिंगल एटम के लिए, दिस इज फॉर सिंगल एटम। अब हमने जनरली बात की थी दो एटम के लिए, किसके लिए बात की थी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमारे पास सिंगल एटम ना होके दो एटम है तो दो एटम के लिए मैंने कहा था अगर आपके पास दो एटम है उनके अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, ये आपका एक न्यूक्लियस 1 है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व आपने कुछ ऐसा बनाया ऐसा, ठीक है। एक और एटम है आपके पास, एक और एटम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व आपने बनाया अगेन, यू गॉट दैट। अगर आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाते हो, अगर आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाते हो तो ये इनकी एनर्जी लेवल है, ये इसका है बेटा E1s, ये दूसरे एटम का एनर्जी लेवल है E1s, ये इसका बेटा दूसरा एनर्जी लेवल है E2s, ये बेटा इसका दूसरा एनर्जी लेवल है E2s, ये बेटा इसका E2p है बेटा, ये बेटा इसका भी E2p है, और ये बेटा इसका एनर्जी लेवल है, ये इसका एनर्जी लेवल है जिसको आपने कहा E3s, और ये इसका बेटा एनर्जी लेवल है जिसको आपने कहा E3s। आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाओगे, जब आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाओगे तो किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर एक इनका कोई एनर्जी लेवल ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अब इसमें बहुत सारे डाउट ये आते हैं कि सर 3s ओवरलैप कर रहा तो 3p भी करेगा क्या? ऑफ कोर्स करेगा यार, ऑफ कोर्स करेगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। लेकिन अगर आपके पास सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। अब आप सोडियम की ये बात करो सर, इसका 3p भी 3p जो होगा वो क्या ओवरलैप करेगा? अरे करेगा, लेकिन होगा तब तो ओवरलैप करेगा, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। अब ऑटोमेटिकली अगर 3s ओवरलैप कर जाता है तो इससे ऊपर वाले तो अपने आप ही ओवरलैप कर गए, इससे ऊपर वाले तो अपने आप ही ओवरलैप कर गए। अगर आप इन दोनों को when these two atoms लिखना तो नहीं है कुछ भी, when these two atoms are brought close to each other, when these two atoms are brought close to each other then at a specified distance, then a particular distance, एक ऐसे इनके बीच की दूरी होगी जिस पर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि वो ओवरलैपिंग के बाद सिचुएशन क्या बनी, आपने कहा कुछ ऐसी सिचुएशन बनी
मार्कर थोड़ा सा टेढ़ हो गया। ऐसी सिचुएशन बनी, ध्यान से देखना, ओवरलैपिंग के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो दोनों के एनर्जी लेवल ओवरलैप कर गए। ये इसका कर गए ओवरलैप, ऐसे ऐसे। तो ये बेटा E1s है, ये आपको दिख रहा है ऐसे। ये इसका E1s है, ये इसका E2s है, 2s है, 2p है, 3s है, ये इसका भी 2p है। इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल था वो ओवरलैप कर गया, और इसके ऊपर मैंने कहा ये 3p था, क्या था, 3s था, सॉरी 3s था, 3s था। अगर कोई इस 3s जो दिस इज द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, इसको मैंने कहा ये ऑर्बिटल यहाँ पे 3s हुआ है, कौन हुआ है बेटा, 3s ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हुआ है, 3s ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हुआ है। अगर 3s ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर आ जाइए, 3s ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, then this electron is free to move in this whole orbital, in this whole orbital, in this complete orbital. Such a orbital we called as molecular orbital, common orbital. ऐसे ऑर्बिटल को हम कहते हैं कॉमन ऑर्बिटल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कॉमन ऑर्बिटल में आ गया तो वो फ्री है मूव करने के लिए। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं? नहीं। क्या 1s वाला कर सकता है? नहीं। 2s वाला कर सकता है? नहीं। 3s वाला 3s वाला ओवरलैप्ड हो गया। अगर कोई ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हो चुका है और उस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री है मूव करने के लिए थ्रू आउट द ऑर्बिटल, यहां से वहां तक जा सकता है। हाँ, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं है, उसके लिए सब एक हो चुका है, उसके लिए कोई मेरा तेरा नहीं। इसके लिए अलग अलग है, इसके लिए अलग अलग है, इसके लिए सब कुछ एक हो। अगर ऐसे ही हम बहुत सारे एटम पूरे के पूरे लैटिस की अगर हम बात करें, एक सॉलिड लैटिस है जिसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों एटम्स एक दूसरे से स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे हैं, उनको अगर हम देखें तो उनका एनर्जी लेवल क्या होगा। एक मिनट में आया, मैं इन मार्कर को थोड़ा सा एक सेकंड। अगर हम पूरे लैटिस की बात करते हैं बच्चों, अगर हम किसकी बात करते हैं, पूरे सॉलिड लैटिस की बात करते हैं, और सॉलिड लैटिस किसका ले रहे हैं, मान लो अगर हम सॉलिड लैटिस सोडियम का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, सोडियम का सॉलिड लैटिस ले रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड क्या होता है, 11। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। अगर हम इसका देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे डिफाइन करोगे आप, 1s2 2p6 3s1। मैं सोडियम लैटिस की बात कर रहा हूं। सोडियम लैटिस के लिए अगर आप इस पूरे लैटिस के लिए बनाते हो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या बनाते हो, एनर्जी बैंड डायग्राम अगर आप इस पूरे के लिए बनाते हो तो बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा। ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। तो मतलब आपने कहा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इन सब में ओवरलैपिंग हो गया। मान लेते हैं ये इसका E2p है, यहाँ कहीं इसका E2s है, यहाँ कहीं इसका E1s है, एंड सो ऑन, E1s, E2s, E2p, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ कहीं 3s है। ये क्या है, 3s है। बेटे कर देखो ध्यान से, अगर 3s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का
एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम के एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन 3s में प्रेजेंट है। अगर हम पूरे लैटिस की बात करें, पूरे लैटिस की बात करें तो ये 3s ऑर्बिटल कंप्लीटली ओवरलैप हो चुका है, कंप्लीटली ओवरलैप हो चुका है। अगर 3s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 3s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नाउ फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस, थ्रू आउट द लैटिस। इस एक इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब क्या है, फ्री टू मूव, और इस बैंड को कहा जाता है बच्चों कंडक्शन। दिस बैंड व्हाट वी कॉल्ड एज कंडक्शन। ये थी इसकी कहानी, क्या आप समझ में आए? अब सुनना बहुत ध्यान से, ये कंडक्शन बैंड। अब इस कंडक्शन बैंड के अक्रॉस अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो बाय एक्सटर्नल मींस, अगर आप इस कंडक्शन बैंड के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो, कोई वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव इसके अक्रॉस लगा देते हो, मान लो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, है कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जाएगी, करंट किधर जाएगी, ये इसकी वजह से करंट फ्लो होगी। करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा नेगेटिव चार्ज की हमेशा अपोजिट साइड होती है और पॉजिटिव चार्ज की सेम साइड होती है। इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट always flow in the direction of positive charge and always flow in the opposite direction of negative charge, This is the conventional direction of electric current. जिस तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज इधर है तो इसकी वजह से करंट किधर जाएगी, इधर। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज इधर है, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से करंट किधर फ्लो होगी, इधर। पॉजिटिव चार्ज की तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्शन बैंड के अक्रॉस आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, V by L। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी, बिकॉज़ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो करंट कितनी होगी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात समझ में आई, दिस इज हाउ, इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया उसको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर इस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, इन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, इन बैंड में, इनको कहा जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहा जाता है बेटा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इनको कहा जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they play a vital role, they contribute in the conduction of electricity, these free electrons। इनका कोई रोल नहीं है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। बात आई पूरी समझ में? अब बताओ क्या सबको क्लियर है, अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से आगे बढ़े, अभी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कंडक्शन बैंड तक हमने कल अपनी चर्चा को कर लिया था। अब अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आराम से पूछ सकता है। आई बात समझ में? नाउ वी आर मूविंग अहेड। ये सबको क्लियर है, पूरी कहानी क्लियर है कल की? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका कंडक्शन बैंड बना। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आया, उसको आपने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एक बहुत अच्छा कंडक्टर बनाना चाहते हो देन यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स कंडक्शन बैंड। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रख रहा है, कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट जिसके कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा,
बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। कल एक और बच्चे का डाउट था, आई डोंट नो, कि अगर सर टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो, और अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आए तो कंडक्टिविटी तो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घट रही है, कंडक्टिविटी तो कम हो रही है कंडक्टर के केस में। लेकिन दिक्कत ये है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कोलिजन भी तो बढ़ेगी, कोलिजन भी तो बढ़ेगी। अब वो कोलिजन की वजह से रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। आई बात समझ में? रेसिस्टेंस का जो बेसिक मूल कारण होता है, रेसिस्टेंस का मूल कारण क्या है? कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन दे मूव। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देन दे कोलाइड विद द नेबरहुड इलेक्ट्रॉन, और उस नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन की वजह से रेसिस्टेंस का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड लैटिस, इन सॉलिड लैटिस, एनर्जी बैंड इन द सॉलिड लैटिस। बहुत ध्यान से लिखिए। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक एक चीज ध्यान से देखना। इन अ सिंगल एटम, इन अ सिंगल एटम, इन अ सिंगल एटम, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस। इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इलेक्ट्रॉन कहता हूं, ई नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कुछ भी स्पेस, जिसको इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एक एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, और उन एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल कहते हैं। सेल जो वर्ड है ना, वो सिंगल एटम के लिए, इसके लिए पहले सुन लो, उसके बाद में लिखने की अनुमति दे दूंगा, लिखने के लिए 2 मिनट की दे दूंगा, तब तक मैं अपना मान रखा। हाँ पहले सुन तो लो। अगर आपके पास एक सिंगल एटम है तो सिंगल एटम जो भी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर रहा है, आपने उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? सेल। मान लो आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। सिंगल एटम है, कैसा एटम है? बच्चे बहुत ध्यान सुनना, सिंगल एटम है, एक सिंगल एटम है। ये इसकी 1s एनर्जी सेल होगी, ये इसकी क्या होगी? 2s, 2p, अरे E3s, है ना? इनको कहा जाता है, हम कहते हैं एक सिंगल एटम के लिए, जस्ट फॉर अ सिंगल एटम, सिंगल एटम। This is the nucleus of a single atom. This is the nucleus of single atom. अगर आप इसको डायग्राम से बनाओगे तो ये आपका कहा 1s, P2s, P2p, E3s। लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपके पास सिंगल एटम ना हो कि पूरा का पूरा सॉलिड लैटिस हो, एक सिंगल एटम ना हो के क्या हो? सॉलिड लैटिस हो, तो सॉलिड लैटिस में क्या होगा? एक एटम, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे एटम होंगे। सॉलिड लैटिस की अगर हम बात करें, पूरा सॉलिड लैटिस, पूरा सॉलिड लैटिस, अगर हम सॉलिड लैटिस की बात करते हैं तो क्या होने वाला है बेटा? ये आपका न्यूक्लियस होगा, मतलब एक एटम को, एक एटम के सराउंडिंग में बहुत सारे हजारों लाखों क्या होंगे? एक एटम के सराउंडिंग में हजारों लाखों क्या होंगे? एटम होंगे। ये उस एटम का न्यूक्लियस है। इसकी बगल में एक और एटम होगा क्या? इसकी बगल में एक और एटम होगा क्या? इसके ऊपर भी एक और एटम होगा क्या? इसके नीचे भी एक और एटम, हजारों लाखों एटम होते हैं एक एटम के पास। अगर हम किसकी बात करें, सॉलिड लैटिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक एटम को, इट इज अ सिंगल एटम इज सराउंडेड बाय थाउजेंड ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड लैटिस। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखना, ये एटम इसके साथ क्या कर रहे हैं? कोलिजन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कोलिजन जब होगी तो मोमेंटम का क्या हो रहा है? ट्रांसफर होता है। कोलिजन का सीधा सा फंडा है, मोमेंटम का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, तो मोमेंटम इज आल्सो रिलेटेड विद द एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मोमेंट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपका खुद का एक रिलेशन है। अगर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो हर एक इस एक न्यूक्लियस की एनर्जी कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, या तो ये दूसरे को ट्रांसफर कर रहा होगा या ये दूसरे से ले रहा होगा। तो इसकी एनर्जी इन अ सॉलिड लैटिस, इन अ सॉलिड लैटिस एक एटम की एनर्जी हमेशा मॉडिफाइड होती रहती है। एक एटम की एनर्जी हमेशा कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसके लिए हम एक डिफाइन कर देते हैं लिमिट कि इतना तो मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है, इतना मिनिमम एनर्जी हो सकता है, इतना मिनिमम एनर्जी, इतना। तो कोई बात नहीं, तू समझ गया ना। तो ये इसका एक एनर्जी लेवल बना जिसको आपने कहा 1s, इसको कहते हैं बैंड। इसको हम क्या कहते हैं? अगर सॉलिड लैटिस की बात हो रही है तो ये बन गया बेटा एनर्जी बैंड। बहुत ध्यान से सुनना, ये सेल थी, ये बैंड है। ये क्या बना? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड ये E1s है, ये E1s है। ऐसे बेटा ये E2s बैंड है, ऐसे बेटा ये E2p बैंड है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं E3s बैंड ही बनाता। E2p बैंड है। अगर आप इसको डायग्राम से बनाओ तो ये E1s है। ये क्या है? E1s है। ये यानी कि ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है, सॉरी फर्स्ट बैंड है। ये E2s है। ये क्या है? E2s। ये क्या है? E2p। आप बोलोगे सर ये तो 1s दोनों सेम है, इसमें क्यों नहीं बनाया आपने? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना ये बैंड विड्थ भी बढ़ती जाती है। 1s की बहुत कम, 2s की थोड़ी सी, 2p की और 3s की और। जैसे जैसे ये ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं 1s से, जैसे जैसे दूर जाओगे तो इनकी बैंड विड्थ भी क्या हो रही है? बैंड विड्थ भी बढ़ती जाएगी। मेरे पास जगह नहीं थी एटम आगे, इसलिए मैंने इसको बड़ा नहीं बनाया। जैसे जैसे आप 1 से जाओगे है तो इसके पास भी कुछ ना कुछ बैंड विड्थ, लेकिन ये बहुत थिन है, ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए मैंने इसको लाइन से बना दिया। ये E2s बना, ये E2p बना। बात आई समझ में? तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड an electron of one atom, an electron of one atom is also in the influence of other atom, is also in the influence of other atom in the surrounding of that particular atom. So due to that energy of that atom or energy of the electron is modified, उसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या होती रहती है? मॉडिफाइड होती रहती है। तो हम एक लिमिट बना देते हैं कि ये इसकी लोअर एनर्जी होगी, ये इसकी हायर एनर्जी होगी, ये इसकी लोअर एनर्जी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो लिखिए, ये पूरा लिख लो आप। सॉलिड लैटिस के केस में इसको हम बैंड कहते हैं। क्या लिख लिया? अभी से लिखिए, बोल रहा है सिंगल एटम। हाँ मैं 2 मिनट दूंगा ना यार। 5 का लिए 3 मिनट। ये सॉलिड लैटिस आप लिख सकते हो। In case of solid lattice, energy level, in case of solid lattice, energy levels are being modified, are being modified, modified due to the influence of, due to the influence of neighboring atom. NPIGH, neighboring atoms. सर बोर्ड से बाहर जा रहे हो आप? क्या कह रहे हो बेटे? सर बोर्ड से बाहर। क्लास से बाहर चले जाएं? नो सर। हाँ चाहते तो यही रहे। मन में तो यही है सर उसके।
मैं जाके क्या करूँगा? आता ही समझ में? सबको क्लियर है? हाँ, लिख लो यार, मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। अभी रुको, न्यूमेरिकल के हैं, घबराओ। लिख लिया? बात है बेटा? ऑक्यूपाई मतलब कवर घेरना, ऑक्यूपाई मतलब आर के बाद क्या लिखा है? हेलो, हाँ बेटा, आर के बाद क्या लिखा है? energy level are being modified. Energy level are being modified due to the influence of neighboring atom. सर एक चीज पूछना था सर। सर ये सॉलिड लैटिस के अंदर सर आपने बताया था कि सर जितने भी ज्यादा सर ये एनर्जी बॉन्ड होते हैं, जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे सर, जैसे कि 2p पे आएंगे तो सर उसकी जो ब्रेथ है सर वो बढ़ती जाएगी सर। तो इसका मतलब सर जितना सर हम ऊपर जाएंगे सर, मतलब जितना ज्यादा किसी का एटॉमिक नंबर होगा सर, तो सर उतनी ज्यादा सर उसके अंदर कंडक्टिविटी होगी सर। नहीं, इसका भी क्लियर, इसका भी थोड़ा, इसका जितना क्लियरेंस है ना, अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट वी हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट। आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। यस सर। रफ करूं इसको? अभी आपके ना और बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे चलेगा ना अपने आप आपको पता चलेगा। अब सुनिए, इसको रफ कर दे बेटा। और है ना, आंसर आप टाइप करके भेज दिया करो, क्योंकि यहाँ एक तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती। जिस किसी को भी आंसर डाउट हो तो आप टाइप करके भेज सकते हो। तो सबसे अब हम बात करने वाले बैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। वैसे तो मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट बता रहा हूँ, आप सबको आता होगा, उसमें नया कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन present in the outermost cell, electron present in the outermost cell, that we called as valence electron, जो कि बैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन present in the outermost cell is called, उसको क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस आउटर मोस्ट सेल को क्या कहा जाता है? बैलेंस सेल। एंड दैट आउटर मोस्ट सेल इज outermost cell that we called as valence cell. इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। This is just for a single atom. This is just for a single atom. For a single atom.
लेकिन अगर आपके पास सिंगल एटम ना होके पूरा का पूरा सॉलिड लैटिस हो, पूरा का पूरा सॉलिड लैटिस हो, तो आप क्या कहोगे? सॉलिड लैटिस के केस में क्या होता है? आपके पास सेल होती है क्या सॉलिड लैटिस के केस में? नहीं, क्या होते हैं? बैंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बैंड। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट बैंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट बैंड, दैट वी कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनको कहते हैं बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड वो सेल है, यहाँ बैंड है। सिंगल एटम की बात करोगे तो सेल है, और अगर आपके पास पूरा का पूरा सॉलिड लैटिस है तो बैंड बन गया। तो पूरा का पूरा क्या बन गया? बैंड बन गया। आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट बैंड। मैं सॉलिड लैटिस के लिए बात कर रहा हूं। आउटर मोस्ट बैंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट बैंड is called valence electron. It's called is valence electron, and that outermost band, उस बैंड को हम कहते हैं बैलेंस बैंड। That outermost band is called बैलेंस बैंड, उसी को कहा जाता है बैलेंस। लिखते चलिए साथ साथ। सेल का केस क्या है? सिंगल एटम हो और आउटर मोस्ट सेल है तो उसको कहते हैं बैलेंस सेल। सिंगल एटम ना होकर पूरा का पूरा सॉलिड लैटिस है तो उसकी जो आउटर मोस्ट बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस बैंड को कहा जाता है बैलेंस बैंड। तो एक तो आपने कंडक्शन बैंड पढ़ा, एक क्या हो गया? कंडक्शन बैंड कौन सा है? जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है। कंडक्शन बैंड कौन सा है? अगर ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसी को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बैंड कौन सी है? नहीं, बैलेंस बैंड है न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट, सबसे दूर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन आप पास वाली सेल से निकालोगे कि दूर वाली सेल से? दूर वाली सेल से जल्दी निकलेगा, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बैलेंस बैंड कौन सा हुआ? जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। द आउटर मोस्ट सेल, द आउटर मोस्ट बैंड, दैट वी कॉल्ड एज बैलेंस बैंड। इतना सा है, इसको लिखते चलिए। लिख लिया? अब हम इसको रफ करें। अगर हम अब सेल वेल के ऊपर तो चर्चा हम नहीं करेंगे, अब हम सॉलिड लैटिस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मान लेते हैं आपके पास सॉलिड लैटिस सोडियम का ही, सॉलिड ये जो सॉलिड है इस सोडियम का ही है। तो सोडियम को हम Na से लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर वापस से बोलना जरा 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से बताना 1s2 2s2 2p6 3s 19 नहीं है बेटा, 11 है। 11 अब सुनो, ये बेटा इसकी जो सेल होगी ये 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है। इसके ऊपर जो सेल होगी इसको आपने कहा 2s2, ये भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। इसके ऊपर क्या है? थोड़ा सा आप विड्थ बढ़ाते चलना, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आपको विड्थ भी बढ़ती हुई जाएगी, थोड़ी सी, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये आपका क्या है बेटा? 2s2 2p6। अब आपकी कौन सा आएगा? क्या 3s1 कंप्लीट फील्ड है? कंप्लीटली फील्ड है? हाफ फील्ड है। सुनो पूरे पानी इसके बारे में स्टेबल बाद में सही होगा। अब सुनो, 3s पूरा फील्ड नहीं, 3s पूरा फील्ड नहीं है। 3s
3s यहाँ तक फील्ड है, थैंक यू, 3s यहाँ तक फील्ड है, तो ये आपका 3s1 है, 3s कंप्लीटली फील्ड नहीं है। इसका बेटा आउटर मोस्ट बैंड कौन सा होगा? 3s1। इसका आउटर मोस्ट, इतना मत दिमाग लगाया करो, हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम का क्या है? आउटर मोस्ट बैंड क्या हुआ? तो ये मेरे लिए बैलेंस बैंड है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए बैलेंस बैंड है, बिकॉज फॉर माय पर्टिकुलर केस दिस इज द आउटर मोस्ट बैंड, दिस इज द आउटर मोस्ट बैंड। इतना दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओगे दिक्कत भी हो सकती है। अब आउटर मोस्ट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनको कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहते हैं हम? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन present in this band, electron present in this band, that we called as valence electron। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, अगर हमें इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, एक इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना हो? बाहर निकालना हो, तो मैं 1s से निकालूंगा, 2s से निकालूंगा, 2p से कि 3s से? आउटर मोस्ट बैंड कौन सा है? 3s। तो जो आउटर मोस्ट बैंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। ये बैंड यहाँ पे सिंगल एटम होता तो सेल बन जाता, ये बैलेंस सेल बन जाता, ठीक है। बैलेंस से मतलब ये बैलेंसिंग के लिए काम में आते हैं। अब ना ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है, यहाँ तक है ये फील्ड। तो यहाँ तक ये जिस भी एनर्जी लेवल तक, ये इसका एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है बेसिकली, ये एनर्जी लेवल ही तो है। ये आ रही है अपने आप में, क्या है ये? एनर्जी लेवल है। क्या ये एनर्जी लेवल कंप्लीटली फील्ड है? जहां तक ये फील्ड है, जहां तक ये फील्ड है, उस एनर्जी को कहा जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। अभी मैं लिखाऊंगा आपको, पहले सुनते चलो। अरे मैं इसमें मिक्स नहीं कर रहा, पहले इतना सा समझ में आया कि बैलेंस बैंड क्या है? आउटर मोस्ट बैंड है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये मेरा आउटर मोस्ट बैंड हुआ। इस आउटर मोस्ट बैंड को ये बैलेंस बैंड कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना सा पहले छोटा कॉन्सेप्ट, क्लियर है? क्लियर है? सब कुछ डाउट है इनको भी देखा जाए। सर बैलेंस बैंड में फर्मी मिडिल में होता है क्या? हाँ, इनका भी डाउट क्लियर कर देते। पहले तो ये बॉन्ड नहीं है, बैलेंस बैंड है। ये बॉन्ड नहीं है, ये बैलेंस बैंड है ना। दूसरा इनका डाउट था कि फर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में होता है क्या? नहीं, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है मैं इसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहा। पहले तो ये देख लो, ये 3s1 है, ये इसके अंदर 3s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 2। मैक्सिमम कितने आ सकते थे? 2। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो जहां तक ये फिल्ड है मैंने इसको आधा ही बनाया है, आधा ही बनाया है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर इसके अंदर ये 12 किसका होता है? मैग्नीशियम, तो 3s2 आता। अगर ये 3s2 आता तो मैं इसको पूरा बनाता। ऐसा कुछ भी नहीं है ना बेटा? लिख लो इसको पूरा एज इट इज। देखिए बेटा, इसको आराम से आप एज इट इज लिख लीजिए, जैसे जैसे मैंने बोला है। समझ में आई चीजें? अभी बस आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है। बैलेंस बैंड यहाँ तक होता है।
लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े। चेक कर लो। यार ये बहुत मतलब खतरनाक आदमी है। सर हो गया। ये क्लास का संबित पात्र है। चलो अब हम बात करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। इतना सा समझ में आया? अब एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम फर्मी एनर्जी लेवल की बात करें, सुनना बहुत ध्यान से। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है बेटा? फर्मी एनर्जी लेवल, इट इज द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल। इट इज द, सुन लो पहले की बात, द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होता है at which electron are filled, electron are in the balance, electrons are filled। सुनो मैं इसको पूरा जस्टिफाई करता हूँ। electrons are filled in the balance band, in balance band, वो एनर्जी जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए बैलेंस बैंड, किसके? हम क्योंकि टॉप मोस्ट की बात कर रहे हैं, तो टॉप मोस्ट के करस्पॉन्डिंग आपका बैंड भी कौन सा होगा? बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड में किस एनर्जी तक, सुनो, बैलेंस बैंड में किस एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, कि यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे अगर आप 3s1 की बात करते हो, तो इसका फर्मी एनर्जी लेवल 3s1 यहां तक नहीं है पूरा, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं, बस यहां तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बस यहां तक। बात आई समझ में? इसको डिनोट किया जाता है एरो से। इट इज डिनोटेड बाय एरो, डिनोटेड बाय, सुन लो पहले पूरी कहानी, डिनोटेड बाय एरो। डिफाइंड एट 0 केल्विन, डिफाइंड एट 0 केल्विन। सुनो मेरी बात, अगर ये 3s2 होता, अगर ये 3s2 होता, तो ये एनर्जी बैंड पूरा भरा हुआ होता, एनर्जी बैंड पूरा भरा हुआ होता। बट ये 3s2 नहीं है, ये 3s1 है। ये 3s2 नहीं है, 3s1 है। 3s1 है तो इसका मतलब कि पूरा एनर्जी बैंड काम में नहीं आएगा। इसमें जहां तक, जिस एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसको कहा जाएगा फर्मी एनर्जी लेवल, उसको कहा जाएगा फर्मी एनर्जी लेवल। किसके लिए डिफाइंड है? बैलेंस बैंड के लिए डिफाइंड है। बैलेंस बैंड में जिस एनर्जी तक, बैलेंस बैंड में जिस एनर्जी तक, द टॉप मोस्ट एनर्जी अप टू व्हिच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द बैलेंस बैंड, दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। 0 केल्विन पे क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि 0 केल्विन पे हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। जैसे ही आप 0 केल्विन से ऊपर टेंपरेचर बढ़ाओगे ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ये फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ 0 केल्विन की सेल्सियस, केल्विन है बेटा, एब्सोल्यूट टेंपरेचर 0 केल्विन ही होता है। एब्सोल्यूट टेंपरेचर क्या होता है? 0 केल्विन होता है। एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज 0 केल्विन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेंपरेचर, 0 केल्विन, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, 0 केल्विन होता है। 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर अगर आपके पास कोई भी टेंपरेचर है, टेंपरेचर अबव देन 0 केल्विन, टेंपरेचर अबव देन, थर्मल एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। थर्मल एजिटेशन कब नहीं होगा? बिल्कुल 0 केल्विन में नहीं। 0 केल्विन से जैसे ही ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा, थर्मल एजिटेशन हो जाएगा। थर्मल एजिटेशन स्टार्ट होगा तो ये फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा सा अब हो जाएगा। दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल व्हिच वी कॉल्ड एज द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल
the topmost energy level at which electrons are filled, at which electrons are filled in the valence band, that we called as Fermi energy level. It is denoted by arrow. इसके अंदर ये है, ये 0 केल्विन का है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, ये तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है ना, अब दोबारा दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। और ये जो थोड़ा सा ऊपर है, दिस इज टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। जैसे 0 केल्विन से ऊपर जाओगे आप, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी और थर्मल एजिटेशन, ये फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा सा अबव होता है, ठीक है। तो इतना का टेम्परेचर एटलीस्ट नहीं है, कितना माइनस का 270। तो मैं कब कह रहा हूँ ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये कब कह रहा है कि हम ये पॉसिबल है। मैंने तो ये कहा कि इसको डिफाइन किया जाए। इलेक्ट्रॉन क्या है इसके लिए? The topmost energy level at which electrons are present, electrons are present, electrons है ये, electrons are present in the valence band। क्लियर है आपको? अब आपने दो बैंड पढ़ लिए अब तक, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है? एक वो कॉम्बाइंड ऑर्बिटल है जो ओवरलैप्ड हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उन इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस बैंड क्या है? वो आउटर मोस्ट बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अगर आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप कहां से निकालोगे? बैलेंस बैंड से निकालोगे। कहां से निकालोगे? बिकॉज़ बैलेंस बैंड इज द आउटर मोस्ट बैंड। बात आई समझ में? अब हम पढ़ते हैं बैंड स्ट्रक्चर इन मैटर। क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। हां सर, ये टेंपरेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन हो जाएगा तो ये फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फर्मी एनर्जी लेवल अगर टेंपरेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री है एट रूम टेंपरेचर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, दिस फर्मी एनर्जी लेवल इज अबव द फर्मी लेवल। ओके, तो ये थोड़ा सा अबव होता है। ये क्या होता है? फर्मी एनर्जी लेवल अबव होता है, ऊपर होता है, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर। बात आई समझ में? कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे कि पूरा बढ़ जाएगा? वो ही समझे, रिलेशन होता है, नहीं उसमें उसका कोई दिक्कत नहीं, वो फार्मूला आएगा, वो फार्मूला भी ठीक है। चलो अब रफ करें इसको बेटा। अब आता है बैंड स्ट्रक्चर इनका। अब हम बात करते हैं बैंड स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं बेटा बैंड स्ट्रक्चर। तो बच्चों अब तक हम दो बैंड पढ़ चुके हैं, एक बैंड था बेटा आपका कंडक्शन बैंड। एक बैंड क्या था आपका? कंडक्शन बैंड क्या था आपका? और एक क्या है प्यारे बच्चों? बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। सुनो, कंडक्शन बैंड किसको कहा था आपने? कंडक्शन बैंड वो एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड इट इज that energy level, it is that energy level which is overlapped, कौन सा बेटा? जो कि क्या हुआ है? ओवरलैप हुआ है। कंडक्शन बैंड वो बेसिकली वो एनर्जी लेवल है जो कि क्या हो चुका है? ओवरलैप हो चुका है। बैलेंस बैंड क्या है बेटा? इट इज द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अब इस एनर्जी लेवल का कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट
participate in conduction of electricity. In conduction of electricity. This free electron participate in the conduction of electricity. अब ये बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, not participate. this is the loosely bound electron. This is the loosely bound electron. Loosely bound electron. आप चाहते हो कि यार ये कैसे भी निकल जाए, आपको लग रहा है ये बहुत ही लूजली बाउंड है, हल्की सी एनर्जी इसको अगर मिल जाए, इसको एनर्जी दे दी जाए, तो ये बैलेंस बैंड से उछल के किस में आ जाएगा? कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड में आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब बैलेंस बैंड से लेकिन कंडक्शन बैंड में आएगा तो आपको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, आना बोलो यार। जब बिना किसी एनर्जी के आ जाएगा, उसी को कहा जाता है फॉरवर्डेड एनर्जी। ये हमसे कल पूछा गया था और हमने कल इसका जवाब देना उचित नहीं समझा, डांट दिया था। डांटना हमारा मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर ऐसे आप इंटरप्ट करोगे तो जो है बीच बीच में फ्लो टूट जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि वो आपको पता नहीं चलेगा और बताएंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस बैंड से अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेज देते हो, जंप करा देते हो कंडक्शन बैंड में, that for that process, for that purpose you require some excessive energy. That energy we require to jump the electron from balance band to the conduction band, that energy we call as forbidden energy, energy gap. बात समझ में आई? यस सर। इसको लिख हुआ ऐसे, क्लियर है भाई साहब? समझ में आया इधर? जी सर, है बेटे? आ गया। नैन्सी है क्या क्लास में? यस सर। नैन्सी समझ में आया बेटी? जी सर। यस सर। बीप गया। रख करें। नैन्सी एक जाना पहचाना नाम। हाँ? बिब्योर भी। कोई बात रफ करें या तुम रफ ही नहीं करने देते? सर लिखते आप अपनी मर्जी से ये साइज के हिसाब से तो ज्यादा नहीं चल। अरे नहीं सर, शुरू करा है बिल्कुल। अरे तुम लिखो ही नहीं, उसका थोड़ी ना आपका इलाज है। अरे ये क्या है? तो फिर किसी की में से लिख लेना। अरे फोटो खींच ले। पानी पे अब हम बात करते हैं बैंड स्ट्रक्चर फॉर फॉरवर्डेड एनर्जी की स्टेटमेंट नहीं लिखी। अरे अभी पूरा ही लिखाऊंगा, उसको डिफाइन करूंगा कितना होता है। कभी अरे यार इतनी देर तो हो गई थी, अब लिख क्यों नहीं पाए? अब बैंड स्ट्रक्चर सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट वाले हैं सर। कंडक्टर के लिए, किसके लिए बात करते हैं बेटा? कंडक्टर के लिए बात करते हैं। बैंड स्ट्रक्चर फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर जनरली मेटल ही होते हैं। कौन होते हैं? जनरली मेटल ही होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? मेटल। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। कंडक्टर के लिए एक चीज आप ध्यान रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से। कंडक्टर के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इनका जो बैलेंस बैंड होता है ना, बैलेंस बैंड जो होता है, यानी कि जो आउटर मोस्ट बैंड है, जो कि आउटर, पहले समझ लो, मैं इस पास लिख रहा हूं, आराम से लिख लो, छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। बस बैलेंस बैंड जो होता है, बैलेंस बैंड विच इज द आउटर मोस्ट बैंड, बैलेंस बैंड इज ओवरलैप्ड
overlap with the conduction band, with the conduction कंडक्टर के लिए बैलेंस बैंड हमेशा ओवरलैप करता है किसके साथ बैलेंस बैंड के साथ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर आप कहो ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है बच्चों, दिस इज द कंडक्शन बैंड और दिस इज द कंडक्शन बैंड। और ये क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा। ये क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा। तो वो बैलेंस बैंड क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दिस इज द बैलेंस बैंड, दिस इज व्हाट बैलेंस बैंड। इन केस ऑफ कंडक्टर बैलेंस बैंड इज ओवरलैप्ड विद द कंडक्शन बैंड। तो ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, बैलेंस बैंड में है, क्या वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी हुए? मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, तो क्या वो कंडक्शन बैंड में भी हुए? क्योंकि इसमें क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई किसकी, कंडक्शन बैंड। इन केस ऑफ कंडक्टर या फॉर जनरली वी कॉल्ड फॉर मेटल, अगर हम मेटल के लिए डिफाइन करें तो कंडक्टर या मेटल ऐसे मटेरियल होते हैं इनके लिए कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, जनरली बैलेंस बैंड ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड, दे आर फ्री टू मूव इन कंडक्शन बैंड। क्या बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें कंडक्शन बैंड में आने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है? नहीं। क्या कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है? नहीं। देयर इज नो एनर्जी गैप, देयर इज नो एक्सेसिव एनर्जी required for conductor to jump the electron from valence band to the conduction band, because valence band is already overlapped with the conduction band. बैलेंस बैंड आपका ऑलरेडी किसके साथ ओवरलैप कर चुका है, कंडक्शन बैंड के साथ। तो बैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब किसके पार्ट हो गए, कंडक्शन बैंड के पार्ट हो गए। अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड के साथ, अगर बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। आप उनको बैलेंस बैंड से किस में लेके आओ, बिना किसी एनर्जी के वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर जैसे वो कंडक्शन बैंड में आ गए, तो क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अक्रॉस आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो इधर होगी। बात आई समझ में? इन केस ऑफ conductor, electron are free to move in conduction band from balance band। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए, कंडक्टर में कोई एनर्जी एक्सेसिव एनर्जी देनी नहीं पड़ती, वो फ्री है। कभी भी जब उनका मर्जी पड़े तब वो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड से किसमें आ सकते हैं, कंडक्शन बैंड। यानी कि क्या हुआ, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है, और कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट विल पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए। और मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल अपने आप में ऐसे सब्सटेंस होते हैं। मेटल क्या होते हैं, 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल, साइंस में था, केमिस्ट्री में। तो मेटल में आप लिख सकते हैं these are the substances
These are the substances which in which their valence electron this is important, in which their valence electron exist in किसमें एग्जिस्ट करते हैं in their conduction band तो अब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो यही अब क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड, सो दे बिकम्स व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन which participate in the conduction of electricity, कंडक्टर्स में फॉरवर्डर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर, बात करें। मैं यही लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद अच्छा मैं कल के बारे में और चर्चा करना भूल गया। कल आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? प्रभु इच्छा तक। भंडारे में गए हो आप कभी खाना खाने? भंडारे में लिखा होता है 4 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक। तो प्रभु इच्छा का मतलब ये है कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब खत्म तो ये क्लास चलेगी कल 4:30 बजे से भंडारे में जाना है मतलब। सर क्रिसमस प्रेजेंट दे रहे हो? सर क्रिसमस प्रेजेंट? क्रिसमस भंडारे में हम रामनवमी मनाने वाले आदमी बेटा, कल की छुट्टी है। भंडारे में समोसे इसीलिए कल क्योंकि मेरी क्लास नहीं है तो मैं फ्री हूँ। आप अगर चाहो तो ऑफलाइन आ सकते हो जितने बच्चे, क्योंकि 4:30 से मैं लगभग कोशिश करूंगा 7 साढ़े 7 तक खींच दूंगा। नो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं होता, फिजिक्स में क्या ज्यादा होता है? क्या करिए, बोर नहीं होने दूंगा। KVPY भी है सर अभी। सर बोर 2 बजे से 11:30 बजे तक खाना ही खाएगा क्या? 7 घंटे को फ्री है, उनका साफ काम उसमें कर लेना। सही बात है। दूसरों के ऊपर ना लगे सर 6 साढ़े 6 तक करवाना सर बस। हाँ ठीक है, 6:30 तक छोड़ दूंगा बस। खुश? 2 घंटे तो ले ही सकते हैं, आधा घंटा और 1.5 घंटा बस। फिर ठीक है 4:30 1.5 आवर सर। आगे 3:30 पूरी कर दे। ये तो बच्चे बता रहे हैं सर बेटा एक बार आज सच करें इसको। ऐसा कुछ नहीं, जब तक आप कहोगे तब तक ही पढ़ाएंगे। अब सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। मान लो ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये क्या है बच्चों? इसको मैंने कहा कंडक्शन बैंड। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। और ये आपका बैलेंस बैंड है। ये क्या है? बैलेंस बैंड।
ये आपका बैलेंस बैंड। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड वो बैंड है जिसमें ऑर्बिटल ओवरलैप कर चुके हैं। ऑर्बिटल क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन कंबाइंड ऑर्बिटल। ठीक है। बैलेंस बैंड क्या है? जो आउटर मोस्ट बैंड है। बैलेंस बैंड क्या है? जो कि आउटर मोस्ट बैंड है। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मान लेते हैं इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, इन कंडक्शन बैंड, तो आप क्या करोगे? आपकी कोशिश रहेगी कि भैया बैलेंस बैंड वाले से कुछ उधार ले लो, कुछ तो ले लो। आप चाहोगे, देखिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चाहते हो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, इफ यू वांट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट बने, तो उसके लिए आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो, उसके लिए पहली जरूरी शर्त ये बनती है कि कंडक्शन बैंड में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोशिश करोगे कैसे ना कैसे वो आ जाए। अगर आप चाह रहे हो कि बैलेंस बैंड से ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, अगर ये आप चाह रहे हो कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करे टू द कंडक्शन बैंड, फॉर दैट पर्पस आपको ऐसा कराने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी, दैट वी कॉल्ड एज एनर्जी, डेल्टा टी। इसी को हम कहते हैं एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी। इसी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, when there is no overlapping, सुन लो पहले पूरी बात सुन लो, बाद में लिख लेना आधा अधूरा ज्ञान, फिर नुकसानदायक हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग है, if there is overlapping between conduction band and valence band, then no need of extra energy is required to jump the electron from valence band to conduction band, जैसा कि कंडक्टर में होता है। अगर दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको कोई भी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए। बट मान लेते हैं कि अगर ओवरलैपिंग नहीं है, अगर ओवरलैपिंग, इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग, if there is no overlapping between conduction band and valence band, if there is no overlapping between conduction band and valence band, और दूसरी बात, there is no free electron in the conduction band, एक तो overlapping भी नहीं है और दूसरा conduction band में free electron भी है। And if you want to conduct the electricity in such a case, then अब आप ऐसे केस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चाहते हो तो भाई साहब आपको बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना पड़ेगा। कहां पे? कंडक्शन बैंड में। अब आपको बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराओगे कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे ना, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड व्हाट? एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी कहते हैं। When there is no overlapping, when there is no overlapping between valence band and conduction band, and there is no free electron, there is no free electron in the conduction band, then conduction of electricity cannot take place. एक तो कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है, ऊपर से कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। But if you want the conduction of electricity, for that purpose, you need some energy, you need some extra energy, you need some excessive energy to jump the electron from valence band to the conduction band, to just to conduct the electricity. क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि ओवरलैपिंग भी नहीं है और उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो, तो उस प्रोसेस के लिए, उस पर्पस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और
जो एनर्जी आप दे रहे हो उसी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी एनर्जी को हम किसमें मेजर करते हैं? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल हमसे भाई साहब ने पूछा था, क्या उनको अभी क्लियर हो गया? कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है। मैं सिर्फ एक ऐसा केस मान के चल रहा हूं, अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, कंप्लीटली एम्प्टी होता है इंसुलेटर के लिए। हाँ, अब आप हेडिंग लाइन में लिख लीजिए इंसुलेटर के लिए डेल्टा एनर्जी। तो इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी गैप होता है व्हिच इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है इंसुलेटर के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ये इतनी एनर्जी है जो हमारी औकात के बाहर है। मतलब हम चाह के भी इतना एनर्जी नहीं दे सकते। तो मतलब हम चाह के भी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में नहीं ले जा सकते। मतलब हम चाह के भी इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर इंसुलेटर। बात समझ में आई? हाँ ना बोलो यार। वाह, समझ में आया बेटा? इंसुलेटर की कहानी समझ में आई? और इसमें लिख लेना ये हमारी औकात के बाहर है। इतना एनर्जी, सुनिए आप एनर्जी, मैं इसके ऊपर अभी चर्चा करूंगा। ये एनर्जी आप कहां से लाओगे? एनर्जी को आप बना तो सकते नहीं हो। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another. आप या तो इसके ऊपर फोटोन डालोगे, या इसको हीट करोगे, फोटोन डालोगे, क्या कुछ भी कर लो, ये इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी आप फिर भी नहीं दे पाओगे। उतनी एनर्जी आप फिर भी नहीं दे पाओगे। बहुत ज्यादा होती है। और बाई चांस दे भी तो पता लग जाएगा सर। नॉन मेटल इंसुलेटर के केस में आती है। जनरली इंसुलेटर के केस में क्या पढ़ते हैं? नॉन मेटल। चलो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं।